नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आज फिर एक नई क्लास लेके संस्कृत की उपस्थित हुआ हूँ। मैं यहाँ पर आपको महेश्वर सूत्र के बाद जो पाणिनि की किताब में सूत्र लिखे हैं उनको कैसे सॉर्ट किया गया, उनको सूत्रों के द्वारा सॉर्ट किया गया और सूत्रों के द्वारा जो लिखा गया है वो बनाए गए हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार आखिरकार है क्या? प्रत्याहार सूत्र को जो सॉर्ट करने का तरीका है वो प्रत्याहार के द्वारा सॉर्ट किया गया है, यानी प्रत्याहार के द्वारा संक्षेपीकरण किया गया है। इसी वजह से प्रत्याहार का हिंदी में नाम कहते हैं संक्षेपीकरण, यानी प्रत्याहार के द्वारा चीजों को संक्षेप किया गया है। प्रत्याहार बने हुए हैं हमारे महेश्वर सूत्रों के द्वारा। महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण किया गया और उन प्रत्याहारों के द्वारा सूत्रों का निर्माण किया गया है। इसलिए प्रत्याहार अष्टाध्यायी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्याहार न समझने पे आने पर सूत्र हमें समझ में नहीं आते, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। तो देखिए मेरे साथियों, मैं थोड़ी सी बात भी करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम लोग दिन रात आपके लिए केवल इस वजह से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे जो साथी, जो व्यक्ति वास्तव में किसी प्रकार से ऑफलाइन कोचिंग लेने से सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति मान लीजिए किसी को स्पाइनल की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है, वो घर पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस वजह से हम लोग अब लगातार दिन रात मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और हमारी आपसे अपील है कि हमारी उस व्यक्ति तक हमारी बात पहुंचे जो वास्तव में अक्षम है ऑफलाइन क्लास लेने के लिए। तो मेरी अपने सभी साथियों से अपील है कि आप भी पढ़ें और उस व्यक्ति तक भी इस क्लास को पहुंचाएं जो व्यक्ति वास्तव में क्लास को, जिसको जरूरत है, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही ये कारवां आगे बढ़ता है। और हम जिस प्रकार से आप लोगों के लिए आए हैं, यदि आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो आप दूसरे तक बात पहुंचे। इसी तरीके से ये कारवां बढ़े और एक दूसरे की मदद करके और बहुत बड़ा कारवां हम लोग बनाएं। अब देखिए टॉपिक पे आते हैं भैया भाइयों कि प्रत्याहार। प्रत्याहार जो शब्द है इसमें आखिरकार लिखा क्या क्या है? प्रत्याहार शब्द में लिखा हुआ है प्रति। प्रति के साथ अगर हम बात करें प्रति, तो प्रति में अगर अलग अलग कर लें तो प्रति के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ई। और ई यण संधि के द्वारा बन जाता है या। ई का क्या बन जाता है? या बन जाता है। और या बनने के कारण ही इसमें या के बाद हमारा क्या जुड़ गया? ता हमारा रह गया, प्रा रह गया, ता रह गया और ता के बाद हमारा आ गया है या। और या के साथ आ जोड़ के क्या बन गया? बड़ा या। हिरा धातु के द्वारा हमारा हार बना है और उसके बाद हमारा आया है घय। घय में बाद में जोड़ता है आ, जिसमें आ बाद में जोड़ता है उस प्रत्यय का नाम है घय प्रत्यय। तो इस तरीके से अगर हमसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्याहार में कौन से उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग पाए जाते हैं, पहला प्रति है और दूसरा अंग है। तीसरा हमारी धातु है, धातु है हमारी हिरा धातु है, जिसके द्वारा प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। जो बाद में लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं और इसमें घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो पेपर में आने वाले आपके 2-3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग, कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है। अब बात करते हैं कि आखिरकार पाणिनि ने कौन सा सूत्र दिया जिसके द्वारा प्रत्याहार का निर्माण हुआ। तो पाणिनि ने सूत्र दिया है, इसका नाम है प्रत्याहार विधायक सूत्र, यानी कि प्रत्याहार को बनाने, विधायक माने विधान करने वाला सूत्र। विधान का मतलब देखिए, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र महेश्वर सूत्र को कहा जाता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र आपका आदि रंतेन संहिता है। यदि पेपर में आपके आए कि प्रत्याहार सूत्र कौन सा है, तो प्रत्याहार सूत्र होगा आपका महेश्वर सूत्र और आपका प्रत्याहार विधायक सूत्र होगा आपका आदि रंतेन संहिता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दोनों सूत्रों में डिफर है। प्रत्याहार सूत्र महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र आदि रंतेन संहिता। अब आदि रंतेन संहिता को थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। तो जी देखिए, आदि क्या लिखा है? आदि, और जो विसर्ग है उसका क्या बन गया है? रा, और रा के साथ यहीं पर जुड़ा हुआ है आपका ये आ, आके रा में जुड़ गया तो बन गया आपका पूरा रा बन गया है। फिर आपका ना ता एन जुड़ा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका सह, और फिर लिखा हुआ है इता।
इधर पे देखिए आपके स से अगर हम अलग करना चाहें तो स से अगर हमने आ अलग कर लिया और इता से ई अलग कर लिया तो आ और ई का निर्माण होके हमारा ए बन जाता है और ए के द्वारा हमारा बन गया है ए और बाद में हमारा ता जुड़ गया है तो क्या बना है हमारा सहायता। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है, हमारा सूत्र कह रहा है कि आपके आदि वर्ण के साथ अंतिम इत संज्ञक वर्ण मिलेगा। अंतिम इत संज्ञक वर्ण मिल जाएगा तो हमारा स माने मिल जाएगा तो हमारा बन जाएगा प्रत्याहार। यानी आदि वर्ण के साथ, आदि माने प्रारंभिक वर्ण के साथ अंतिम इत मिल जाए, स माने मिल जाए तो हमारा प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। अब आदि वर्ण कौन है और अंतिम इस संज्ञक कौन है? जो आपके नीले से लिखे हुए हैं, नीले से ये आपके कहलाते हैं इत संज्ञक वर्ण। जो आपके ये 14 लिखे हुए हैं नीले अक्षर से, ये आपके कहलाते हैं इत संज्ञक वर्ण। यदि इनका केवल महत्व आपके प्रत्याहार बनाने में होता है, बाकी इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। हमने आपको महेश्वर सूत्रों में बताया था कि इनकी कोई वैल्यूएशन बाकी नहीं होती। तो जो हमारे ये लिखे हुए हैं, जैसे हमने कहा एक यहीं पर प्रत्याहार बनाते हैं आपका, थोड़ी सा ऊपर मिटा लेते हैं आपके, उसके बाद प्रत्याहार बनाना आपको सिखाते हैं। जो आपके प्रत्याहार हैं वो कैसे बनाए जाते हैं आखिरकार? तो जैसे हमने एक प्रत्याहार बनाया कि हमारे आदि वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। आदि वर्ण है जो आपका अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब आदि वर्ण कहलाएंगे। यानी अगर आदि वर्ण की बात करें तो आदि वर्ण होगा आपका आ भी आदि वर्ण होगा, ई भी आदि वर्ण होगा, उ भी आदि वर्ण होगा, ऋरी भी आदि वर्ण होगा, लिरी भी आदि वर्ण होगा, ए भी होगा, ओ भी होगा, आय भी होगा, आओ भी होगा, हा भी होगा, या भी होगा, बा भी होगा, रा भी, ला भी। इस तरीके से जो काले से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपके आदि वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके आदि वर्ण। और अंतिम इत कहलाएंगे आपके णा, का, इंगा, चा, टा, णा, ना, मा, या, सा, बा, या, रा और ला, ये आपके अंतिम। यानी प्रत्याहार बनाने के लिए एक इत संज्ञक वर्ण आपका आवश्यक ही होगा। यदि इत संज्ञक बाद में नहीं लिखा है तो वो प्रत्याहार नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक प्रत्याहार बनाया कि आदि वर्ण आ ले लिया और अंतिम वर्ण णा ले लिया और एक प्रत्याहार बनाया अण। कौन सा प्रत्याहार बना आपका? अण। अब अगर आपके पेपर में पूछता है कि अण में कौन से वर्ण आएंगे, तो अण में आपके वर्ण आएंगे, पहला वर्ण है आपका आ। क्या है आपका? आ। तो पहला वर्ण आएगा आ, दूसरा वर्ण लिखा हुआ है ई, तो दूसरा आएगा ई, तीसरा वर्ण लिखा हुआ है आपका उ, तो उ। अब आप कहेंगे कि णा भी लिखा है लेकिन णा क्यों नहीं आएगा? तो पाणिनि ने कहा है कि जो आपके इस संज्ञक वर्ण होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पाणिनि ने एक सूत्र दिया है हलंतम। इस संज्ञक के लिए क्या सूत्र लिया? हलंतम। और सूत्र में उस हलंतम के लिए, इस संज्ञक के लिए एक और सूत्र दिया है तस्य लोपा, उसका लोप हो जाएगा, यानी वो होगा नहीं। तो ये सूत्र है, तो इसमें इसका लोप हो जाएगा तो हमारे वर्ण बनेंगे आ, ई, उ। अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ। अब मान लीजिए दूसरा प्रत्याहार लेते हैं हम, अक प्रत्याहार। पूछा जाएगा अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आ से लेकर का तक के वर्ण आपके अक प्रत्याहार में आएंगे। अंतिम वर्ण कौन सा है आपका? का इस संज्ञक है और आपका ये है। तो एक प्रत्याहार बनेगा अक, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे आपके? आ से चलेंगे। कौन आएगा? आ के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? उ के बाद क्या आएगा? ऋरी, और ऋरी के बाद आएगा आपका लिरी। ये वर्ण आएंगे आपके ये वर्ण आएंगे आपके अक प्रत्याहार में। इसी प्रत्याहार को
कई बार घुमा के पूछ देता है आपसे पेपर में। सिंपल सी बात है कि अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, लिरी आएंगे, लेकिन पेपर वाला कई बार आपसे घुमा के पूछ देता है कि ह्रस्व वर्ण किस प्रत्याहार में आएंगे। तो यही भैया ह्रस्व वर्ण लिखे हुए हैं, आ, ई, उ, री, लिरी, इसी अक प्रत्याहार में आपके ह्रस्व वर्ण आएंगे। अगर आपसे पूछ ले एक प्रत्याहार एक, तो एक कौन सा प्रत्याहार होगा आपका? एक ई से चालू होगा, का पे खत्म होगा, यानी आपका आएगा ई के बाद उ के बाद री, और री के बाद आपका लिरी। ये आपके वर्ण एक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए और प्रत्याहारों को हम लोग समझते हैं कि कैसे आपके प्रत्याहार आएंगे। अब पूछे का क्यों नहीं आया, आपसे कोई पूछ ले का क्यों नहीं आया, तो का इस संज्ञक है, और इस संज्ञक के लिए पाणिनि महोदय ने सूत्र दिया है तस्य लोपा, उसका लोप कर दीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम और प्रत्याहारों के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके, और जैसे हमने ले लिया एक प्रत्याहार ले लिया एच, एच प्रत्याहार जो हमने लिया है एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आ जाएंगे आपके? अब देखिए ए के बाद आपका आएगा ओ के बाद आएगा आपका आगे लिखा हुआ है आय, और आय के बाद आएगा आओ। इंगा क्यों नहीं आएगा, चा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों इस संज्ञक है। क्या है? इस संज्ञक। तो इस प्रत्याहार में आपके दीर्घ वर्ण आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, दीर्घ वर्ण, यानी को हम कहते हैं संध स्वर, यानी को कहते हैं संयुक्त स्वर। तो आपसे पेपर में पूछ ले कि संयुक्त स्वर किस प्रत्याहार में आएंगे, तो आपके एच प्रत्याहार में आएंगे। अब देखिए एक प्रत्याहार बनता है आपका अच प्रत्याहार, अच यानी आ से लेकर चा तक। अच प्रत्याहार में हमारे देखिए आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आय, आओ, यानी सभी स्वर आ रहे हैं। इसीलिए हम संस्कृत में इसी प्रत्याहार की वजह से सभी स्वरों को अच कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अच कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि संस्कृत में स्वर को अच क्यों कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अब देखिए आगे जो हमारे वर्ण लिखे हुए हैं या, वा, रा, ला, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप प्रत्याहार बनाना आप लोग सीख गए होंगे। यदि आपसे पूछे अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन क्या है? या, वा, रा, ला, ये चार हैं, तो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? तो देखिए या से हमारा प्रत्याहार चालू होगा, या से चालू होगा, या बा भी चाहिए हमें, रा भी चाहिए, ता संज्ञक है तो कोई मतलब नहीं है हमें, ला भी चाहिए, ला भी चाहिए, तो हमें ला पे हम नहीं खत्म कर सकते, हमें एक इस संज्ञक चाहिए, तो इसके बाद का इस संज्ञक है णा। तो हमारा कौन सा प्रत्याहार बना? यण। यण प्रत्याहार में या, वा, रा, ला, चार वर्ण आएंगे, उन्हीं को हम कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। तो या, वा, रा, ला, ये कहलाएंगे हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। आपसे पूछे अंत्यस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार में आएंगे, तो आपके यण प्रत्याहार में अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे आपके चलते हैं, तो ये हमारे पंचमा अक्षर लिखे हुए हैं। कौन से लिखे हुए हैं? पंचमा अक्षर। तो पूछ ले आपसे कि पंचमा अक्षर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए पहला वर्ण क्या है हमारा? इया, और ये पांचों हैं पंचमा अक्षर, लेकिन इनके बाद कौन सा संज्ञक मिल रहा है? वो मिल रहा है मा। तो हमारा कौन सा बन जाएगा? यम। अगर पूछेगा पंचमा अक्षर कौन से प्रत्याहार में आएंगे, तो हमारे पंचमा अक्षर आएंगे आपके यम प्रत्याहार में, या इन्हीं को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो आपसे पूछेगा कि अनुनासिक वर्ण किस प्रत्याहार में आएंगे, तो आप बताएंगे यम प्रत्याहार में अनुनासिक वर्ण आएंगे। अगला है आपका चतुर्थ वर्ण लिखे हुए हैं, चतुर्थ वर्ण आपके लिखे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ वर्ण, झा, भा, घा, ढा, धा। अब आपसे पूछे कि कौन से प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ण आएंगे, तो झा से चालू है, तो झा से हम लेंगे, और झा के बाद भा भी है, घा भी है, ढा भी है, धा भी है, और सा भी है। तो कौन सा बन जाएगा? झस। झस में कौन कौन से वर्ण आ गए? झा, झा से चालू हुआ, फिर आया भा, भा के बाद आया घा, घा के बाद आया ढा,
और ढा के बाद आ गया आपका आगे धा। देख रहे हैं आप लोग कि इस तरीके से आपके प्रत्याहार बनाना आप स्वयं सीख गए हैं, यानी आप स्वयं पारणी बन चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको पूरी संस्कृत ऐसे सिखा देंगे कि आपको लगेगी कि ये तो बिल्कुल हम ही जैसे हमने ही लिख दी है संस्कृत, ऐसे आप लोग सीख जाएंगे। तो देखिए प्रत्याहार का सिस्टम क्या है। प्रत्याहार का सिस्टम भी आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे हम बस में बैठते हैं तो दो ही चीजें लिखी रहती हैं। जैसे आपने मान लीजिए किसी बस में बैठे, लिखा हुआ है राट टू झांसी, तो अगर इसका मतलब है राट टू झांसी का मतलब राट से सीधे झांसी नहीं पहुंच रही है। राट के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं, पनवाड़ी, मऊरानीपुर और आपके निवाड़ी और बरुआ सागर, जितने भी गांव आ रहे हैं उन सबको लेके वो बस जा रही है, सभी सवारियों को लेके जा रही है। इसी तरीके से हमारा झस प्रत्याहार, जैसे कोई भी प्रत्याहार के दो वर्ण लिखे हैं तो झा से सा तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं। मेरे आगे के जो हमारे हैं ये तीसरे वर्ण लिखे हुए हैं, तीसरे वर्ण लिखे हुए हैं आपके, जैसे जा से लेकर सात दा तक हमारे तीसरे वर्ण लिखे हुए हैं। अब आपसे कहा जाए कि तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आएंगे, तो जा से चालू होगा जा और खत्म कहां पे होगा आपका सा पे खत्म हो जाएगा, तो कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा जस। जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। तीसरे वर्ण वो कौन कौन से तीसरे वर्ण, जा से चालू होगा तो पहले जा, फिर क्या आएगा वाह, फिर आएगा गा और फिर आएगा आपका डा और फिर आएगा आपका दा। अगला देखिए आपसे पूछे कि आपके कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत द्वितीय वर्ण आते हैं, तो द्वितीय वर्ण आएंगे आपके खय प्रत्याहार के अंतर्गत। खय खय प्रत्याहार में आपके द्वितीय वर्ण भी आते हैं और प्रथम वर्ण भी आते हैं, लेकिन द्वितीय वर्ण के लिए इसके अलावा कोई प्रत्याहार नहीं बनता। हमारा कोई खब प्रत्याहार 42 प्रत्याहारों में नहीं बनता। इस वजह से आपके जो बनते हैं प्रत्याहार वो बनता है खय, यानी खय में आएंगे आपके दूसरे वर्ण। इसी के साथ अगर आपसे पूछे कि प्रथम वर्ण कहां से आएंगे, तो प्रथम वर्ण चा से या तक आएगा चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे आपके प्रथम वर्ण। और इसी के बाद अगर आपसे पूछ ले कि कौन से प्रत्याहार में आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आएंगे, तो वो आएगा आपके सल प्रत्याहार में। सल में आएगा आपके ऊष्म और संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो इस तरीके से आपने जाना कि इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए आपके सा, सा, सा और हा। तो जी आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन पूछे, ये पेपर में पूछा भी गया है आपके सल प्रत्याहार में को आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आते हैं। अब आपसे पूछे कि प्रत्याहारों की संख्या कौन सी है, कितनी है, तो प्रत्याहारों की संख्या है आपके 42। कितनी है प्रत्याहारों की संख्या 42। ठीक है। इसके अलावा एक प्रत्याहार और जानना है आपको, वो प्रत्याहार है रा प्रत्याहार। पूछेगा जो आपका रा प्रत्याहार है, ये रा, यहां से रा और ला के बाद एक इत संज्ञक और माना गया, वो माना गया आ, यानी रा और ला। इसमें रा प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं और जो इत संज्ञक वर्ण होता है वो आ, ये काल्पनिक इत संज्ञक माना गया है। वैज्ञानिकों को रा प्रत्याहार की जरूरत थी, इसलिए ये काल्पनिक इत संज्ञक माना गया। और इसमें पूछेगा कि कौन सा इत संज्ञक आएगा, तो इत संज्ञक आएगा आपका आ। ठीक है, आ आएगा और रा और ला इसमें आपके मेन वर्ण आएंगे। आपसे पूछेगा कि रा में कौन कौन वर्ण आएंगे, तो कौन से आएंगे रा और ला, और संज्ञक क्या होगा आपके आ। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जाना पूरे 42 प्रत्याहारों को। प्रत्याहार बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका आप लोग समझ गए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी और आप लोग जरूर साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।